Hello everyone. Today is 17th June and I will discuss about the Hindu news and articles that is important for us for prelims point of view. आज हम देखेंगे कि कौन-कौन से आर्टिकल प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आपको एक बात ज़रूर याद रखनी है कि मैं कोई भी चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें डिले हो सकता है मगर कोई चीज़ छूटेगी नहीं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि हम कुछ भी डिस्कस कर रहे हैं, वो प्रीलिम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, आप उसे छोड़ नहीं सकते। तीसरी पॉइंट कि मेरा फॉर्मेट आपको अच्छा नहीं लग सकता है, मगर मेरी जो क्वालिटी है वो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। मैं वही डिस्कस करूँगा जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है? तो इस तरह से हम सारे आर्टिकल आज प्रीलिम्स से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। अगर बाय द वे कोई छूट जाता है तो कल हम उसे ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल क्या है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 3 नेशन के टूर पर है, जिसमें से वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट नेशन है साइप्रस। ये साइप्रस जो है हिस्टोरिकली 2 डे विज़िट पर है और ये साइप्रस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो साइप्रस फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, ये मेडिटेरियन सी के अंदर है, ठीक है? ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको पता ही होना चाहिए, कोई कंट्री उसके बॉर्डर किस-किस से मिलता है, फिर दूसरी चीज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके ऊपर से जाता है, नीचे से जाता है या उससे होकर जाती है। आप सेकंड ये देख लो मैप, ये साइप्रस है, यहाँ पर टर्की है इसके नॉर्थ ईस्ट में और ईस्टर्न साइड में सीरिया है, ईस्टर्न साइड में ही बेरूत है। ठीक है? बेरूत मतलब लेबनान, इसकी राजधानी बेरूत है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि साइप्रस कहाँ पड़ता है, मैपिंग में किस तरह से आप देखेंगे, इसी चीज़ को आप देख सकते हैं अपने एटलस पर। तो ये एटलस में उसी तरह से वैल्यू देगी। अगला जो आर्टिकल है हमारा इंद्रायणी रिवर के बारे में। देखो आप सबने ये ज़रूर न्यूज़ पढ़ी होगी कि अब तक 4 लोगों की डेथ हो गई है, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक ब्रिज कोलैप्स हुआ है, ठीक है? ये ब्रिज तो इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, मगर ये रिवर कौन-सी यहाँ से जाती है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है और जो जिसकी ट्रिब्यूटरी है, वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सोचते हो ये ब्रिज की न्यूज़ आप पढ़ लें, 4 लोग खत्म हो गए, आप लोगों से डिस्कस कर लें, कोई उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। आपकी इम्पोर्टेंस जब है आपको पता हो इंद्रायणी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंद्रायणी रिवर जो है सह्याद्री हिल से ओरिजिनेट होती है। आप सह्याद्री हिल देखेंगे तो महाराष्ट्र के सी तट के ईस्टर्न साइड पे पड़ेगा और महाराष्ट्र अगर विदर्भा से आप सी की तरफ चलेंगे तो वेस्टर्न साइड पे पड़ेगा। तो इंद्रायणी रिवर जो ओरिजिनेट होती है वो वेस्टर्न घाट के सह्याद्री हिल रेंज से होती है। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि विलेज कौन-सा है, ये आपको नहीं याद करना है। फिर उन्होंने पुणे डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र दिखा दिया, ठीक है? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मगर इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर कि इंद्रायणी रिवर ओरिजिनेट सह्याद्री हिल से होती है वेस्टर्न घाट के और ये महाराष्ट्र में है। ये ट्रिब्यूटरी है भीमा रिवर की और आप अच्छे से जानते होंगे कि भीमा रिवर जो है वो कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। आप आगे देख लीजिए, इसी तरह से मैंने आपको एमसीक्यूज़ भी दिए हैं, बहुत अच्छे से आज डिस्कस किया है। आपको बहुत मज़ा आएगा जिससे आपकी क्लियरिटी बढ़ती चली जाएगी। मैं वही चीज़ इंक्लूड करूँगा जिससे आपकी क्लियरिटी बढ़ती जाए, ठीक है? तो ये देखो भीमा पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि पूछ रहा है इसमें से कौन-कौन सी ट्रिब्यूटरी भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। देखो इंद्रायणी हमने पढ़ ली, मूला हमने नहीं पढ़ी, कृष्णा नहीं पढ़ी। भाई कृष्णा खुद ही एक रिवर है बहुत बड़ी, ये किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है तो 3 को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट ये पहला बचा। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसे ही प्रीलिम्स में काम आएगा। तो इंद्रायणी और मूला रिवर जो है वो भीमा की ट्रिब्यूटरी है और भीमा जो रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की। ये आप देख सकते हैं ये कृष्णा रिवर जा रही है यहाँ से महाराष्ट्र से निकलकर और भीमा रिवर जो है उसके ऊपर से अगर आप इधर से चलेंगे ऐसे तो राइट साइड इधर पड़ेगा लेफ्ट मतलब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है भीमा रिवर की। ऐसे थोड़ा-थोड़ा पढ़ते जाइए, आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएँगी। अगर आप बहुत सारा एक दिन में समा लेंगे, सारा पढ़ लूँ, कुछ नहीं हो पाएगा। रिवीज़न इज़ द बेस्ट की फॉर सक्सेस। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है? अब अगला आर्टिकल जो आज के फ्रंट पेज पर दिया गया है कि
जो डेट है वो डिसाइड हो चुकी है कि हम कब से सेंसस स्टार्ट करेंगे। तो हमारे लिए न्यूज़ तो इम्पोर्टेंट है ही, न्यूज़ तो पता ही होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है। इम्पोर्टेंट है कि सेंसस होता क्या है, फर्स्ट टाइम सेंसस कब ऑर्गेनाइज़ हुआ था, सिंक्रोनस और नॉन सिंक्रोनस सेंसस का क्या मतलब है, क्यों जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ये सब इम्पोर्टेंट है। देखो सेंसस का ज़िक्र आपको अशोका के टाइम पे भी मिलेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी मिलेगा और अकबर के टाइम पे भी मिलेगा। तो इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है कि क्या एंशिएंट में कभी सेंसस हुआ था? तो आपका माइंड एकदम खुला होना चाहिए कि हाँ, सेंसस भाई पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है अभी हो रहा है, ऐसे डाल देगा, ओनली सेंसस कंडक्टेड इन मॉडर्न इंडिया। ठीक है। अब मॉडर्न इंडिया में सेंसस कंडक्ट हुआ है, ये गलत हो जाएगा। भाई एंशिएंट इंडिया में भी सेंसस कंडक्ट होता था, मिडिएवल इंडिया में भी सेंसस कंडक्ट होता था, ठीक है। अब सेंसस क्या है? देखो सेंसस एक ऑफिशियल अकाउंट है, जिसमें वेरियस सोशो इकोनॉमिक और डेमोग्राफिक डेटा कलेक्ट होता है। वेरियस सोशो इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक डेटा हो कलेक्ट होता है। अब सोशो इकोनॉमिक कैसे डेटा हो गया? देखो सोशियो माने कि आपकी कास्ट कौन-सी है, आप किस रिलीजियन के हैं, आपका इकोनॉमिक माने कितनी आपकी इनकम है, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो बताया गया एज, सेक्स, लिटरेसी, ऑक्यूपेशन, रिलीजियन, लैंग्वेज, हाउसिंग ईटीसी, ठीक है। अब सेंसस से रिलेटेड कुछ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस ऑर्गेनाइज हुआ था 1872 में, जो कंडक्ट किया गया था लॉर्ड मायो के टाइम पे। अब यहाँ पर तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए नॉन सिंक्रोनस का क्या मतलब है। देखो 1872 में 1872 में जब फर्स्ट सेंसस ऑर्गेनाइज किया गया तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी। कैपेबिलिटी का मतलब है कि इतनी लेबर नहीं थी। किसी दिन फ्राइडे को सेंसस हुआ, तो अगले दिन कहीं दूसरी जगह सैटरडे को सेंसस हो रहा है। कहीं पर नॉर्थ ईस्ट को पूरा छोड़ दिया गया। तो इस तरह की सिचुएशन को हम नॉन सिंक्रोनस सेंसस कहते हैं। जबकि सिंक्रोनस सेंसस किसे कहते हैं? कि आपका पूरा जो टाइम दिया है उसी टाइम फ्रेम में सारे एरिया में सेंसस कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई एरिया कंट्री का छूटा जाना नहीं चाहिए। इस तरह के सेंसस को सिंक्रोनस सेंसस कहते हैं। तो क्या बताया गया है? फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस सेंसस 1872 में कंडक्ट हुआ, जो लॉर्ड मायो के द्वारा कंडक्ट किया गया। फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस जो कंडक्ट हुआ सिमुल्टेनियसली, मतलब सब एक साथ, 1881 में हुआ लॉर्ड रिपन के टाइम में। ये सब चीजें आपको याद रखना ही रखना है। अगर आप ये कहें कि सर ये कैसे याद होंगी, तो आप मेरे साथ डेली पढ़ते जाइए। मैं सेंसस 10 बार आएगा 10 बार डिस्कस करूंगा, 20 बार आएगा पूरे साल में 20 बार डिस्कस करूंगा, ठीक है। और ये सेंसस जो कंडक्ट होता है वो हर 10 साल में एक बार होता है, विदाउट एनी फेल का मतलब है यहाँ पर उसको छोड़ा नहीं जाता है। मगर कोविड-19 एक ऐसी प्रलय थी, ऐसा टाइम था जिस टाइम सेंसस को डिले किया गया, और इस डिले के होने के कारण आज 2025 हो गई, तो 2027 में सेंसस ऑर्गेनाइज होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, लीगल बैकिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसस एक्ट 1948 बना था। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है अंडर द यूनियन लिस्ट। मतलब पूछ सकता है सेंसस जो है वो हमारे यूनियन लिस्ट का पार्ट है, स्टेट लिस्ट का पास पार्ट है, या कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है। तो आप कहोगे सेंसस यूनियन लिस्ट का पार्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है, और ये ऑफिस जो होता है वो रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर होता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और इसको देखो, ये मैंने ऐसे टिक किया है, इसका मतलब है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सेंसस को कैन नॉट यूज इन अ कोर्ट एज अ एविडेंस, ये इंपॉर्टेंट है, आपको रट लेना। आप एविडेंस की तरह सेंसस को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। जो भी मैं बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। बस आप रिवीज़न करते जाइए। सा खाली टाइम मिले तो कान में हेडफ़ोन लगाइए, सुन लीजिए। बाथरूम जा रहे हैं तो हेडफ़ोन लगाइए, सुन लीजिए। मगर आप रिवीज़न जितना करेंगे वो सक्सेस देगी, ना कि आप अलग-अलग रिसोर्सेज़ से सुनेंगे, ठीक है? अब की फैक्ट सुन लो। इंडिया का जो सेंसस है, ये जो एक्सरसाइज़ है, ये लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज़ है इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट एक्सरसाइज़ है। 2021 का जो सेंसस डिले हुआ है, वो 16th टोटल सेंसस था। मतलब 1872 से लॉर्ड मायो के टाइम पर 16 था, मगर इंडिपेंडेंट इंडिया का वो 8th सेंसस था, ठीक है। पोस्टपोन जो हुआ हमारे 2021 का सेंसस, वो कोविड 19 के कारण हुआ। मैंने बताया सेंसस जो सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट में आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी अथॉरिटी है, एंट्री 69 है।
एंट्री आप चाहे भले ही याद मत रखिए, मगर यूनियन लिस्ट आपको याद रखना ही रखना है। और ये लिस्ट किस शेड्यूल में आती है, ये भी याद रखना है, 7th शेड्यूल के अंदर आती हैं, जिसमें यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। ये पॉलिटी के सेक्शन में मैं सारा कवर करूँगा। अगर आपको यहाँ भी कन्फ्यूज़न है, तो मैं आपको कहूँगा कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं पूरा लिख के भेजूँगा, ठीक है? कास्ट सेंसस फर्स्ट टाइम 1931 में हुआ था। देखो ऐसे पूछ सकता है, हमारे आज़ाद भारत में कास्ट सेंसस फर्स्ट टाइम 2011 में हुआ। इससे पहले आजाद भारत से पहले कभी कास्ट सेंसस ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था। तो वही गलत हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई कास्ट सेंसस जो है 1931 में आजाद भारत से पहले भी ऑर्गेनाइज हुआ, मगर उसका डेटा नहीं है। 2011 में डेटा सोशो इकोनॉमिक एंड कांसेस्टर हुआ, मगर डेटा उसका रिवील नहीं किया, मगर लोगों ने मिसयूज करके उसका बहुत जगह यूज भी किया, ठीक है। अब 2011 के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन 121 करोड़ थी, मतलब, और अब जो लगभग 130 135 के करीब हो गई है। अगर मेरा अनुमान गलत भी हो सकता हूं मैं, मगर मुझे जहां तक याद आ रहा है, लिटरेसी रेट 74.04 है, ठीक है। अब क्या है, सेंसस मैटर क्यों करता है, सब चीज इंपॉर्टेंट है। आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव सोचेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, जब सर्च करते हैं तो बहुत मजा आता है पढ़ने में, ठीक है। तो सेंसस, फर्स्ट सेंसस जो है वो क्या है, क्यों सेंसस मैटर करता है? देखो पॉलिसी मेकिंग में इंपॉर्टेंस है। पॉलिसी मेकिंग कैसे, मान लो किसी कास्ट के लोग बहुत कम गवर्नमेंट जॉब में है, तो उसको उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा। किसी जगह पर बहुत कम डेवलपमेंट है, तो वहाँ इंडस्ट्री का प्लान किया जाएगा। किसी स्टेट के पास बहुत कम पैसा है, उस कास्ट को इम्प्रूवमेंट के लिए तो स्कीम्स की जाएंगी। तो इस तरह से प्लानिंग, फंडिंग एलोकेशन, रिजर्वेशन, डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन का मतलब हो गया कि चुनाव से पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डेवलप की जाती है, मान लो उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस यूपी में चुनाव को सक्सेस पाने के लिए हम डिफरेंट यूनिट बनाते हैं विद इन द स्टेट, और हर यूनिट में पॉपुलेशन सेम होना चाहिए। ये हर इलेक्शन से पहले किया जाता है, मगर कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से डिलिमिटेशन में ये हेल्प करता है, और रिप्रेजेंटेशन में तो हेल्प करता ही करता है कि शेड्यूल कास्ट के लोग कितने रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी जगह पर कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओवरऑल गवर्नेंस एंड वेलफेयर टारगेटिंग होता है। अब बहुत जल्दी से देख लेते हैं, कुछ यूपीएससी के एमसीक्यूज हैं। यूपीएससी में तो आएंगे ही आएंगे, पीसीएस में भी आएंगे, और इससे लर्निंग इंपॉर्टेंट होगी। आप ये मत सोचो कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चन भी आगे करवाए मैंने, ठीक है। तो हु वाज द वाइसरॉय, मतलब जब फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस हुआ, देखो यहाँ वर्ड सिंक्रोनस याद रखना। जब फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस हुआ, तो उस टाइम पूछ रहा है हमारे वायसराय कौन थे? हमने पढ़ा है कि ये लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड मायो नॉन सिंक्रोनस के टाइम पे थे, ठीक है? हु वे अंडर कौन से एक्ट के अंदर हमारा सेंसस होता है? आपको पता है ये सेंसस एक्ट 1948 अभी पढ़ा है। व्हिच ईयर वाज द कास्ट डेटा लास्ट ऑफिशियली कलेक्टेड इन सेंसस इंडिया? मतलब कब हमारे हिस्ट्री में आजाद भारत से पहले भी जो कास्ट सेंसस हुआ, किस में हुआ था? 1931 में। अभी हमने ये डिस्कस किया। सेंसस किस लिस्ट में है, कितना इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया यूनियन लिस्ट में है, ठीक है। विच मिनिस्ट्री सुपरवाइज कौन सी करती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा सा भी देख लेते हैं, तो इससे हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। एमसीक्यूज क्या होता है, आपके माइंड में किसी भी चीज को स्टेबल रखने में इंपॉर्टेंस होती है। उसकी ये इंपॉर्टेंस नहीं होती है कि हाँ, कि ऐसा एमसीक्यूज आएगा इसको रट लूं। नहीं, एमसीक्यूज का मतलब है आपको डेटा को बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप में माइंड में लर्न करने में इंपॉर्टेंस होती है। अब ये फॉरेस्ट राइट से रिलेटेड आर्टिकल है। देखो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में आया था। तो 2006 में आने के बाद क्या हुआ, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी दिक्कत आती है, क्योंकि टाइम टू टाइम एक पट्टा दिया जाता है 4 एकड़ तक का, बहुत सारे 4 एकड़ कहते हैं, यानी हेक्टेयर कहते हैं, ऐसे समथिंग है, आगे आएगा। तो इस तरह से पट्टा दिया जाता है। तो ये एक्सरसाइज़ जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा की जाती है। मगर क्या हुआ, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने कुछ सेल्स बनाई हैं। सेल्स का मतलब होता है कुछ ऐसी ऑफिसेज़ बनाए हैं जो फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दें, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लोगों तक पहुँच सके। तो यहाँ पर यही बात बताया गया है कि 17 स्टेट में फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेल्स बनाई गई हैं, और ये धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंदर बनाई गई। धरती आबा मतलब, धरती आबा कहा जाता है हमारे ये
ट्राइबल एक उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, वो ट्राइबल के राइट्स के लिए लड़े थे बहुत ज़्यादा, जिन्हें धरती अब्बा के नाम से जाना जाता है, ठीक है? तो इस तरह से इस अभियान के अंदर इनको सेल्स को बनाया गया है। और देखो, ये चीज़ पूछ सकता है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सेल्स बनाई गई हैं, वो 2006 के एक्ट में मौजूद है, नहीं। यहीं पर आपको कन्फ्यूज़न करेगा यूपीएससी। नहीं, ये देखो लिखा नॉट क्रिएटेड अंडर फॉरेस्ट राइट लेजिस्लेशन, बल्कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स चालू कर रही है। क्यों चालू कर रही है? क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर ग्राम सभा बहुत सी चीज़ों को तेज़ी से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सोल अथॉरिटी जो है, मतलब जो बेसिक अथॉरिटी है फॉरेस्ट राइट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो हमारी ग्राम सभा ही है। ग्राम सभा को असिस्ट करते हैं किस तरह से वो वर्क करें ताकि डेटा को एफिशिएंसी आए, क्योंकि 14.54 मतलब 51 लाख लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट के क्लेम करते हैं, मगर ये 21 स्टेट में प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है? लीस्ट फॉरेस्ट राइट एक्ट पेंडेंसी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, और सबसे ज्यादा आसाम और तेलंगाना में। हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर आते हैं? मध्य प्रदेश। ये सब याद नहीं करना, बेसिक चीज है, आप इसे लर्न कर सकते हैं, कि एक बार पढ़ सकते हैं, इसको याद नहीं करना है, ठीक है? फॉरेस्ट राइट एक्ट का ऑफिशियल नेम क्या है? शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006, इसका नाम है। इसे शॉर्टकट में फॉरेस्ट राइट एक्ट कहते हैं। इसके अंदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को राइट है, और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, मतलब देखो शेड्यूल्ड ट्राइब है तो ये अपना जीनियोलॉजी बता सकते हैं कि हम जनरेशन से जंगल में रह रहे हैं, ठीक है? ये बता सकते हैं, मगर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वो नहीं बता सकते हैं कि हम कब से रह रहे हैं, तो उनके लिए 75 ईयर्स बताए गए हैं। और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो फोर फोर जनरेशन से फॉरेस्ट में रहना चाहिए, तो इसके लिए उन्हें लैंड मिलती है, ठीक है? अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चन से आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। ऐसे भी मैं वो पॉइंट बता सकता था, मगर क्वेश्चन से बताऊँगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विद रेफरेंस टू द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बताना है कि करेक्ट कौन सा है। देखो करेक्ट को ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है? द एक्ट रिकॉग्नाइज बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट ओवर फॉरेस्ट लैंड, बिल्कुल सही है। इंडिविजुअल को भी राइट है, जैसे आपको कितनी जमीन मिलेगी। इंडिविजुअल को राइट है कि आप जो है बांस का यूज कर सकते हो मार्केटिंग में। जो फॉरेस्ट से माइनर्स निकलती हैं बहुत सारी फालसे वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, उसे बेच सकते हो। कम्युनिटी राइट का क्या मतलब हो गया कि कोई ग्रेजिंग लैंड है, उस पे अपने चरवाहे को भेज सकते हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो जानवरों को खाने के लिए भेज सकते हो, तो ये ठीक है, ठीक है? क्रिटिकल वाइल्ड हैबिटेट कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ द राइट अंडर दिस एक्ट, मतलब ये है कि इस एक्ट के अंदर अगर आपको राइट मिल गया है, उसके बाद ही किसी भी एरिया का क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बताया जाएगा। जैसे मान लो यहाँ कहने का मतलब है, जैसे ये टाइगर रिजर्व है, ये बफर जोन हो गया, ये कोर जोन हो गया, ये नॉर्मल जोन हो गया। अब कोर जोन जब ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि उससे पहले फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर देखा जाए कि ट्राइबल तो इस कोर जोन में नहीं रह रहे हैं, क्या उनके पास राइट्स तो नहीं है, तो उसके बाद कोर जोन क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिफाइन किया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है? अगला पॉइंट देख लेते हैं। ग्राम सभा हैज द पावर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंड ऑफ फॉरेस्ट राइट, मतलब ग्राम सभा के पावर, ये तो हमने ऊपरी डिस्कस किया है। तो इस तरह से ये तीनों ही सही हैं, आप देख लो यहाँ पर, ये आपको तीनों ऑल थ्री स्टेटमेंट करेक्ट हैं। इंडिविजुअल राइट है, जैसे कल्टीवेशन का। कम्युनिटी राइट बताया मैंने, ग्रेजिंग का और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट मैंने बता दिया कि ओनली आफ्टर फॉरेस्ट राइट सेटल हो जाए, और ग्राम सभा प्राइमरी अथॉरिटी है। अगला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 विच ऑफ द फॉलोइंग राइट आर रिकॉग्नाइज्ड एज ए कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, किसको कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट कहा गया? देखो इसमें फिशिंग एंड एक्सेस टू वाटर बॉडी बिल्कुल सही है। अरे आप वहां रह रहे हो तो फिशिंग तो करोगे ही खाने के लिए, और वाटर बॉडी का भी एक्सेस करोगे, ग्रेजिंग भी करोगे, ट्रेडिशनल सीजनल रिसोर्सेज का राइट टू प्रोटेक्ट और कंजर्व भी करोगे, ठीक है? ओनरशिप राइट भी मिलते हैं इसमें, ये तो ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर चारों ही ठीक है। आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग
आर एलिजिबल टू राइड अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप हर कोचिंग वाला इसको डिस्कस करेगा कि कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो पहला क्या कह रहा है, शेड्यूल्ड ट्राइब रिसाइडिंग इन द फॉरेस्ट एरिया बिफोर 13 दिसंबर 2006 2005, बिल्कुल सही है। ये एक्ट आने के पहले भाई रिसाइड करेगा, तभी तो उसे इस एक्ट के अंदर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्यूलर्स who have been residing in forest land for एटलीस्ट 3 जनरेशन, बिल्कुल सही। या तो 75 ईयर से वो रहना चाहिए या 3 जनरेशन चाहिए। फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल कास्ट, ये तो गलत ही है। शेड्यूल कास्ट का कोई सीन नहीं है यहाँ पर, आप याद रखना, इसको काट देना शेड्यूल कास्ट में, कहीं फंस जाओ कंफ्यूज करने के लिए। तो इसमें ए केवल ठीक है। अब इसका आंसर हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने बताया 3 जनरेशन के बारे में बताया। शेड्यूल कास्ट नॉट ऑटोमेटिकली कवर्ड unless they meet the critical of the other ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डीलर्स, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आज के आर्टिकल डिस्कस किए। जो आर्टिकल छूट गए हैं, मुझे पता है कुछ आर्टिकल रह जाते हैं, सारा चीज पॉसिबल नहीं है, हम नेक्स्ट डे इंक्लूड कर लेंगे। जो छूट गए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसे नेक्स्ट डे इंक्लूड कर लेंगे। इस तरह से हम प्रीलिम बूस्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।